नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2021 का पेपर 1 उसका पार्ट 2 फिजिक्स का पेपर है ये। तो फिजिक्स के पेपर में पार्ट 2 पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमने तीन बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु, इंडियन एयरफोर्स साइंस में प्रैक्टिस पेपर। इसमें प्रैक्टिस पेपर्स दिए हुए हैं और ये जो पेपर है हमने इसी बुक से लिया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया है इस बुक में। और ये फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस में रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हमने दिए हुए हैं, तो आप इन दोनों बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व पेपर 2021 फिजिक्स का पेपर 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है? इफ द लेंथ ऑफ ए रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ देन रेजिस्टिविटी वुड। अगर रेजिस्टेंस वायर का जो लेंथ है वो डबल कर दें, जैसे रेजिस्टेंस का इक्वेशन होती है R दैट इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। अगर इसका जो लेंथ है वो डबल कर दे, मान लीजिए ये नया रेजिस्टेंस है, ये है रो और ये है लेंथ डबल, और एरिया जो है इसका हाफ कर दे। एरिया अगर हाफ कर दें तो रजिस्टिविटी के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा? तो रजिस्टेंस जो है ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रो L बाई A यानी कि 4R, रजिस्टेंस तो 4 टाइम्स हो जाएगा। बट रजिस्टिविटी पूछा है, नॉट रजिस्टेंस। तो रजिस्टिविटी को मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली रजिस्टिविटी जो होता है, रजिस्टिविटी जो दी जाती है ये दी जाती है M डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टॉस। और ये जो डिपेंड करती है एक तो मटेरियल पे, एक मटेरियल किस तरीके का है, और एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर जो होता है ये मेन इफेक्ट है जो रजिस्टिविटी को गवर्न करता है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसी रेजिस्टेंस वायर को हमने खींच के उसकी लेंथ को डबल किया है और क्रॉस सेक्शन एरिया को कम किया है, तो रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रजिस्टिविटी जो है वो अनचेंज रहेगी। अगर यहाँ पे होता रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस अगर पूछता तो वो 4 गुना हो जाता। रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट मीन पोजीशन द पेंडुलम विल हैव विच काइंड ऑफ एनर्जी। तो पेंडुलम जो होता है, ये सिंपल पेंडुलम जो होता है, ये सिंपल पेंडुलम को मैं यहाँ बताता हूँ। ये इस तरीके से मास यहाँ पे होता है और जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की ये L होती है। इसको स्विंग कराते हैं, ये इधर जाता है, इस तरीके से स्विंग करता है। अब जब स्विंग करता है तो देखिए मीन पोजीशन जो होती है वो ये वाली पोजीशन होती है, ये मेन पोजीशन होती है। तो इस मेन पोजीशन पे क्या है कि अगर देखेंगे तो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है यहाँ पे इन एक्सट्रीम एंड पे, और वो सारी की सारी यहाँ पे जाते जाते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये है B काइनेटिक एनर्जी। मेन पोजीशन पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी रहती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, केमिकल एनर्जी तो होगी नहीं। तो जो ऑप्शन B है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट एट विच द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/16 ऑफ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ
इन टर्म्स ऑफ आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए आर रेडियस ऑफ अर्थ है, आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो किस हाइट पे, मान लीजिए मैं कहता हूँ हाइट एच पे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे है और जो हाइट एच पे है वो g/16 हो जाएगा। मतलब सरफेस पे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, और किस हाइट पे, h हाइट पे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g/16 हो जाता है। तो हाइट h निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r। तो देखिए मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे g' जो होता है ये होता है g जो सरफेस पे होता है 1 + h/r, इसका होल स्क्वायर। g' मतलब हाइट एट द सरफेस, हाइट एट एनी हाइट व्हाट इज द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, वो g' है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है g/16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, दैट इज इक्वल टू 1 + h/r, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + h/r, दैट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा h/r, दैट इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से h आ जाएगा 3r। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है वो निकल के आता है 3r, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ रेडियस जब हाइट होगा तब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1/16 टाइम्स हो जाएगा। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है ये 16th, लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री। लाइट वेव्स जो है वो ग्लास एयर बाउंड्री है, एयर बाउंड्री ये है, एयर ये है और लेट अस से ग्लास ये है, और कुछ जो पार्ट है इसका सम फ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया तो वो इधर चले गया, और रेस्ट पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, तो रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ पार्ट इधर चले गए इन द ग्लास में चले जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्रैक्टेड वेव। जो इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, जो कुछ पार्ट इसमें चले गया था। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में क्या सेम रहता है, तो देखिए क्या सेम रहेगा। देखिए मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऐसी चीज़ होती है जो चेंज नहीं होती है अगर बॉडी एक मीडियम में रहती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये मान लीजिए इस तरीके से वेव्स मैंने ली 1 2 3 और लेट अस से ये 4, लेट अस से जो भी वेलोसिटी है या जो 4 वेव अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 वेव मान लीजिए इस तरीके से है, फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो यहाँ पे अगर देखेंगे जब ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो यही 4 वेव रहेगी, 1 2 3 और ये 4 रहेगी। इनका क्या है, जैसे अगर ये डेंसर मीडियम है, अगर मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है तो वेवलेंथ जो है ये कम हो जाएगी। ये लैम्डा अगर वेवलेंथ थी पहले तो ये लैम्डा डैश हो जाएगी, तो इस तरीके से वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेलोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, जो वेलोसिटी है इस मीडियम में v है तो इस मीडियम में v डैश हो जाएगी, बट जो फ्रीक्वेंसी इस मीडियम में है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगी। यानी कि 4 वेव अगर यहाँ पे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है v वेलोसिटी से, तो 4 वेव ही इस मीडियम में 1 सेकंड में जो है v डैश वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे जो मेरा कहने का मतलब है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये सेम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये सीधा सीधा होता है वेबर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये वेबर में नापा जाता है, बाकी जो यूनिट्स हैं वो जो है अदर यूनिट्स है। द वैल्यू ऑफ बोल्टेजमैन कांस्टेंट इन ऐसा यूनिट है। तो बोल्टेजमैन कांस्टेंट देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे बोल्टेजमैन कांस्टेंट जो होता है ये होता है एनर्जी, और मैं अगर सिंपल सा इसका वो लूँ तो ये होता है KT, रादर F/2 KT या हाफ KT, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो वैसे तो टोटल एनर्जी जो होती है वो F/2 KT से होता है, बट इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। हमको सीधा सीधा जो मेन जो फंक्शन निकालना है वो निकालना है कि भाई इसका वोल्टेजमैन कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। तो देखिए E तो एनर्जी होता है, और ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उस पर एनर्जी होती है हाफ KT।
तो अगर मैं इसको एनर्जी को देखूंगा तो इसका जो ऐसा यूनिट है ये है जूल, और यहाँ से ये जो है के है, और टेम्परेचर का जो ये होता है यूनिट, ऐसा यूनिट वो होता है केल्विन। तो अगर मैं के का अगर देखूं तो क्या आएगा, जूल केल्विन इनवर्स। तो जूल केल्विन इनवर्स, ये दो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे, एक तो दे रखा है जूल केल्विन इनवर्स यहाँ पे, एक जूल केल्विन इनवर्स यहाँ पे। अब देखिए वैल्यू क्या होती है इसकी, वैल्यू होती है के की, ये होती है आर गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एन एवोगाद्रो नंबर, ये होता है 8.3, और जो एवोगाद्रो नंबर होता है ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 1.38 इंटू 10⁻³ तो बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या क्या है कि आपको यहाँ चेक भी करना पड़ेगा, जूल केल्विन इनवर्स सेकंड इनवर्स है कि जूल केल्विन इनवर्स है। तो पहले तो हमने यूनिट निकाली कि इसकी क्या यूनिट है, और उसके बाद हमने R/NA किया, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए कंटेनर वाटर इज फिल्ड अप टू ए हाइट h। एक कंटेनर है और इसमें जो वाटर है ये h हाइट तक है। तो इफ़ वी मेक ए होल ओपनिंग एट हाइट h, अगर हम एक होल की ओपनिंग बना दें हाइट h पे, एज शोन इन फिगर, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल। तो यहाँ से कितनी वेलोसिटी से वाटर निकल रहा होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो हाइट बची है यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये है h माइनस ऑफ h। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बर्नौली इक्वेशन लगा देता हूँ दोनों जगह अगर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो क्या इसका इफेक्ट होगा। देखिए इस सरफेस पे मैं बर्नौली इक्वेशन जब लगाता हूँ तो मैं कहूँगा P एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी एट, इसको 0.1 कर देता हूँ, 0.1 का V1 स्क्वायर प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच, और यही जो बर्नौली इक्वेशन है ये इसी पॉइंट पे लगा देता हूँ, या इसको मैं कह देता हूँ लेटर से 0.2। तो यहाँ पे ये है PA प्लस हाफ रो मल्टीप्लाइड बाई V2 स्क्वायर प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच। तो PA से तो PA कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये कंटेनर बड़ा है, इसको जो दिया हुआ है कंटेनर बड़ा है, तो इसको मैं इग्नोर कर लेता हूँ। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इक्वेशन लगती है A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 जो है दैट इज ग्रेटर देन A2, ये जो बहुत बड़ा है इसके मुकाबले। तो मैं ये कह सकता हूँ जो V2 है दैट इज ग्रेटर देन V1। तो इस V1 का कोई रोल नहीं रहेगा, ये बड़ा छोटा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये आ गया रो जी एच, और दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई एच। रो से अगेन मैं काट देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है ये इसमें रिड्यूस हो जाती है, जी एच माइनस एच दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या V2 स्क्वायर को मैं कह सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 2G H माइनस एच। तो जो V2 है ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2G और ब्रैकेट में H माइनस ऑफ H। तो इस तरीके से यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आती है 2G H माइनस H। तो ये वेलोसिटी जो है इस तरीके से हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, सी ऑप्शन। If ice at 0 degrees centigrade in a beaker melts and temperature rises to 10 degrees centigrade, then the water level in the beaker will। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, मैं सबसे पहले आपको एक डेंसिटी का ग्राफ बताना चाहूँगा कि वाटर की डेंसिटी है वो किस तरीके से चेंज होती है। ये वाटर की डेंसिटी है जो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से चेंज होती है, कि ये डेंसिटी का ग्राफ जाता है इस तरीके से। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो डेंसिटी है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस तरीके से है।
तो अब मैं एक और रिलेशन लिखना चाहूँगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये रिलेशन मैंने और लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस मेल्ट हो रही है और इसका वाटर में कन्वर्ट हुई। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद ये इसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज हुआ। तो इसके बीकर का जो लेवल है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बीकर के लेवल की बात करें तो ये मैं बीकर बना देता हूँ और इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लेवल है वाटर का। अब जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे, 0 से 4 की बात करते हैं, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अगर मास तो सेम है, डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम ये इतना बड़ा वॉल्यूम था तो पहले तो ये जो है ये कम हो गया वॉल्यूम, ये हुआ डाउनफॉल, ये हुआ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अब देखिए अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या है, डेंसिटी जो है फिर वापस कम होना स्टार्ट कर देगी। अब जब इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, ये है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी कम होना स्टार्ट होगी बिटवीन 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ना स्टार्ट होगा। तो फिर ये वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका क्या किस तरीके का इफेक्ट हुआ, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो फॉल हुआ, उसके बाद राइज हुआ। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए अब आगे देखते हैं। एक कार्नोट साइकिल कॉन्सिस्ट्स ऑफ, कार्नोट साइकिल जो होता है उसमें किस किस तरीके की प्रोसेस होती है। तो कार्नोट साइकिल मैं आपको बना के बताता हूँ किस तरीके से होता है कार्नोट साइकिल पीवी डायग्राम पे। तो ये होता है प्रेशर और ये होता है वॉल्यूम। तो देखिए 4 प्रोसेसेस होती है। पहली होती है आइसोथर्मल, फिर होती है एडियाबैटिक, फिर होती है आइसोथर्मल, फिर होती है एडियाबैटिक। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। अब इसमें 2 जो प्रोसेस है वो तो है आइसोथर्मल। ये 2 प्रोसेसेस जो हैं ये तो है आइसोथर्मल। ये जो 2 प्रोसेसेस हैं ये है एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक प्रोसेसेस है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो देखते हैं। एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक भी कहा जाता है। तो 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। तो ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। देखिए अब आगे देखते हैं। इफ़ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0, वर्क डन जो है वो 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए गैस केप्ट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। एक गैस है उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने रखा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जो है वो 0 है। तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जो हीट गिवन है वो 2 काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है और एक वर्क डन करती है। अब वर्क डन तो 0 है तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो हीट गिवन है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी। तो ये यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अभी अब हम देखते हैं ऑप्शन ए क्या कहता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द नेट हीट फ्लोइंग इन और आउट ऑफ द सिस्टम। ये ऑप्शन करेक्ट है। जो हमने अभी भी बात की कि जो इस सिस्टम में हीट दी जाएगी तो वो सारा का सारा हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगी, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो 0 है। तो इसमें बात आती है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब मैं ये ऑप्शन भी चेक करते हैं। इन ऑप्शन में तो कहीं कोई और सही नहीं है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन द नेट हीट फ्लोइंग इन और आउट ऑफ द सिस्टम। देखिए ये तो गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था जो हीट गिवन है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर है। तो ये गलत ऑप्शन है। उसी तरीके से सी ऑप्शन जो है यहाँ भी हम देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मोर भी नहीं होगा
मोर देन द नेट इट फ्लोइंग इन और आउट ऑफ द सिस्टम। और डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये पूरा करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इज द ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है, नेट चार्ज। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का हमने सेमीकंडक्टर लिया, तो उसमें फॉस्फोरस जो है वो इम्प्योरिटी की फॉर्म में होगा। अब सिलिकॉन और फॉस्फोरस इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस बड़ी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बट जरा सा इनका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए SI का मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो 14 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नेट चार्ज क्या आ गया, 0। बट फॉस्फोरस का लेंगे तो 15 प्रोटॉन्स और 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक जो इस एटम है फॉस्फोरस का उस पर भी 0 चार्ज है और जो सिलिकॉन है उस पर भी 0 चार्ज। अब कितने भी आप दुनिया भर के एटम ले लो सिलिकॉन फॉस्फोरस के, बट ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जैसे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हुआ, इसमें टोटल चार्ज क्या आया, टोटल चार्ज 0 आया। बोला इसको एन टाइप जाता है क्योंकि फॉस्फोरस में 15 होते हैं, वो जो एक्सेस जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप बोला जाता है। बट ये है क्या, ये नेट चार्ज जो है वो 0 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रल। ये न्यूट्रल होता है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में टोटल चार्ज जो है वो कुछ नहीं होता। इसी तरीके से पी टाइप भी अगर आ जाए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, पी टाइप भी अगर आ जाए तो पी टाइप पे भी नेट चार्ज जो है वो 0 होगा। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। 5 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, व्हेन दिस डीसी सोर्स इज रिमूव्ड एंड एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंस, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। देखिए होता क्या है कि और कोई डिवाइस होती तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता, बट एक रेजिस्टेंस को 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको हमने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, और एक बार हम क्या करते हैं कि इसी 5 ओम रेजिस्टेंस को हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है वो तो वही रहेगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस था वो पहले भी इतना ही था और बाद में भी इतना ही रहेगा। हाँ अगर एल या सी होते तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता, मतलब इंडक्टर या कैपेसिटर होते तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता, बट इसी केस में सीधा आंसर है 5 ओम। रेजिस्टेंस एसी या डीसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये खुद की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द रिलेशन। एक पार्टिकल है x इक्वल टू 2t³ माइनस ऑफ 9t स्क्वायर और प्लस 12t और माइनस ऑफ 6, इससे दिया जाता है। तो x इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम, देन एट व्हाट टाइम द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। तो देखिए वेलोसिटी जो होती है ये होती है dx डिवाइडेड बाई dt। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस ऑफ 18t प्लस 12, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन पूछा है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt और ये आएगा 12t माइनस 18। अब ये कब 0 है, किस टाइम पे ये एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ये निकालना है। यानी कि जो 12t माइनस ऑफ 18 है किस टाइम पे 0 है, यानी कि 12t इज इक्वल टू 18 या टाइम इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे आ गया 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 सेकेंड। तो यहाँ से अगर आंसर देखेंगे तो ये आंसर करेक्ट है, 1.5 सेकेंड। देखिए ये हमने यहाँ पे पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए हमने। ये जो पूरा पेपर है वो इस बुक में दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है आप, और इसके अलावा हमने बहुत सारे पेपर इंक्लूड किए, 52 पेपर्स हैं इसमें, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और थ्योरी न्यूमेरिकल्स के लिए आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। हम और भी वीडियो और भी जो अग्निवीर वायु के जो पेपर्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।